अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों महा टीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश ग्रामर के पेपर जो सेकंड है उसका 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसका जो हाफ पार्ट है वो मैं पहले ही सॉल्व करके प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे अपलोड किया हूँ, वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए, वो भी आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पेपर 2 2025 का जो बचा हुआ हिस्सा है वो देखेंगे। मतलब यहाँ पर ये इससे पहले के क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी जो पेपर है ना ये 2025 का पेपर है, P2 का है। और इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मैं क्वेश्चन पेपर है ना दो हिस्सों में, मतलब इंग्लिश के ही जो 30 क्वेश्चन होते हैं उसको दो हिस्से में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि एक हिस्से को बहुत टाइम लगता है, मतलब आधा घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता 10 से 15 क्वेश्चन को। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसलिए आधे आधे पार्ट में उसको कर रहा हूँ। और ज़रूरत पड़ी तो पूरा एक साथ लॉन्ग वीडियो बना के भी करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे महा डी की तैयारी कर रहे होंगे तो अपनी क्लासेस का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, असर इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। उसके बाद में आप वहाँ पे डिटेल लॉगिन वगैरह कर लेना। कोर्सेज की डिटेल दिखेंगे आपको महा डी की। तो जो भी बैच आपको लेनी है इसमें पेपर फर्स्ट की, सेकंड की या फिर कॉम्बो बैच लेना है तो वो भी है अवेलेबल। आप देख सकते हैं। सीटेट की भी नोटिफिकेशन आज आ चुकी है, तो सीटेट की बैचेस का शेड्यूल भी जल्दी लॉन्च हो जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है कॉल कर लेना। आते हैं हम लोग आज के हमारे क्वेश्चन पेपर पे। बच्चों यहाँ तक देख चुके थे इसलिए आगे का देखेंगे। 46 से आगे देखेंगे हम लोग। तो 46 का पहला क्वेश्चन है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे खाली जगह भरनी है हमारे को दोनों जगह पे। तो यहाँ लिखे अ वर्ड टू डैश वाइज इज सफिशिएंट, है ना। वाइज इज सफिशिएंट मतलब शाने को काफी है, वो वाली बात है यहाँ पे। तो अ वर्ड है ना, अ वर्ड मतलब एक अल्फाज, जो होशियार लोग हैं उसको एक अल्फाज का इशारा काफी है, वो इसका मतलब है। तो यहाँ पर अ वर्ड एक अल्फाज काफी है, एक वर्ड काफी है ना। टू वाइज, अब वाइज मतलब सारी जमात को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया वहाँ पे। कोई एक वाइज की बात नहीं है, जितने भी शाने हैं दुनिया में, जितने भी समझदार लोग हैं उनको सबको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर यूज किया, तो इसलिए द आएगा वहाँ पे द। जब भी कोई जमात की मतलब पूरी जमात की या फिर पूरे ग्रुप की बात होती है तो द लगाते हैं हम लोग, है ना। जैसे द पुअर है ना, द रीच, द रीच, तो इसका मतलब सारे पुअर, है ना। यहाँ पर लिख ले द वाइज, सारे शाने लोग दुनिया के। तो जब भी हम लोग पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो ऐसा द लगाते हैं इसके पीछे, ऐसा द लगाते हैं। और इसका मतलब होता है पूरा ग्रुप, सारे गरीब, सारे अमीर, सारे शाने लोग, सारे पठान, सारे डॉग्स, ऐसा। और याद रखो इसका वर्ब, जो इसका वर्ब रहता है ना वो हमेशा प्लूरल रहता है, ये याद रखना। इसका वर्ब हमेशा क्या रहता है, प्लूरल रहता है, ये अच्छे से याद रखना। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा हमारा, जो करेक्ट आएगा वो आएगा ये वाला। या फिर सबको मालूम है एक वर्ड काफी है, मतलब समझदार को एक इशारा काफी है, वो सेंस में इसका इस्तेमाल होता है यहाँ पर। तो यहाँ एक इशारा तो अ वर्ड, तो इसके हिसाब से ए आने वाला है और द ऑटोमेटिक लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, ये वाला। उसके बाद में यहाँ पर हमको फिर से खाली जगह भरनी है। खाली जगह कैसे भरनी है देखते हैं। पीपल हु आर अवर्स, अवर्स डैश हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। तो यहाँ पर ना जो प्रीपोजिशन यूज करना है, यहाँ पे फ्रेजल प्रीपोजिशन करना है, अवर्स टू। यहाँ पे क्या आएगा सही, अवर्स टू। ये फ्रेजल प्रीपोजिशन है, हमेशा ऐसे ही आते, दोनों जोड़कर ही आते हैं। अवर्स टू मतलब कोई, अवर्स टू का मतलब है कि कोई किसी को कोई चीज करनी नहीं है, मतलब करना नहीं है, वो उसको इग्नोर कर रहा है या फिर उसको वो नफरत करता है, उसको करनी नहीं है या उसको पसंद नहीं है या फिर वो कर नहीं सकता, तो उसको बोलते हैं अवर्स टू। सिंपल डिसलाइक करता कोई चीज, उसको पसंद नहीं करता, वो करना नहीं चाहता, ऐसा इसका मतलब है। एक तरह का इग्नोर करता है ना। पीपल हु आर एवर्स टू हार्ड वर्क, जो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, जो हार्ड वर्क नहीं करते। तो जनरली डू नॉट सक्सीड इन, सक्सीड इन, जब भी सक्सीड आएगा तो यहाँ पे आपको इन मिलेगा। ये फ्रेज है, ये भी फिक्स चलते दोनों के दोनों। तो अवर्स टू और सक्सीड इन ये हमेशा फ्रेजल है, या फिर फ्रेजल प्रीपोजिशन है तो हमेशा ऐसे ही आते हैं। तो आप इसको याद कर लेना डायरेक्टली, ये हमेशा आता है। और उसको पूछेगा आपको, ये तो बहुत बार पूछा है और ये भी पूछेगा आपको, यूजुअल पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो इसलिए आंसर उसका क्या रहेगा, फिर पहले टू रहेगा और बाद में इन रहेगा, तो इसलिए 2 नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा इसका। उसके बाद में अगला सवाल है यहाँ पर, फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है हमारे को कौन सा है। तो फिगर ऑफ स्पीच, ऑन द डॉक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, है ना। ये रोवर, जो रोवर है तो कोई एक इंसान है या कोई चीज है ना, इंसान है रोवर। टेक्स हिज स्टैंड मतलब एक
रोवर क्या है, कोई बंदा है, टेक्स इज स्टैंड, ठीक है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मेन वर्ब है, और ये बाकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑन द डेक ऐसा आना चाहिए था, ऑन द डेक, ऑन द डेक, तो ये सेंटेंस एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था, एक्चुअली सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, डेक सेंटेंस एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था। तो उसने क्या किया, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला इधर का इधर उठा के जबरदस्ती डाला है यहाँ पे, ये वाला। असल में सब्जेक्ट से ना कोई भी सेंटेंस कैसे शुरू होता, आमतौर पर कैसा रहता, यहाँ पर एक सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, फिर मेन वर्ब रहता, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में आपके ये कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वगैरह रहते हैं यहाँ पे। तो ऐसा होना चाहिए था। कभी कभी यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर आमतौर पे ऐसे ही रहता, सब्जेक्ट रहता और ऐसा रहता, बट इसने क्या किया, जो कॉम्प्लीमेंट है ना उसको उठा के सामने लाया। यहाँ पर सेंटेंस एक्चुअल में यहाँ से शुरू होना चाहिए था, उसको यहाँ से शुरू होना चाहिए था ऐसे, और ऐसा होना चाहिए था, बट उसने क्या किया, इतना हिस्सा कट करके यहाँ डाला। अब ऐसा करने के पीछे दो वजह रहती, एक तो उसको कोई बात पे जोर देना है, एक तो उसको बात पे जोर देना है, या फिर पोएटिक अंदाज है, शायराना अंदाज में बोलना है, तब हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस की तोड़ मरोड़ करते हैं। एक तो जोर देना है, या फिर उसका शायराना अंदाज है, या पोएटिक सेंस है उसके पीछे, इस सेंस में हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते, इन्वर्जन बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन फॉर गिवन सेंटेंस। तो पैसिव वॉइस पहचानना है हमारे को, जो दिया है उसको। तो ये वाला जो सेंटेंस निकले, अ लेडी मिशनरी गेव हिम अ ब्लैक बो, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस दिया है एक्टिव वॉइस का। अब सिंपल पास्ट टेंस दिया एक्टिव वॉइस का है ना, यहाँ पे गेव लिखा है, गेव, गेव, तो सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे करते हैं हम लोग, गिवन करते हैं और वाज वेयर लेते हैं, यहाँ पे वाज वेयर, इनमें से कोई एक लेते हैं, गिवन वाज वेयर। अब ये वाज वेयर ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखते हैं, तो हम लोग को ये चेक करना है और ऑब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड करना है कि वाज आएगा कि वेयर आएगा। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पर सिंपल है कि वाज गिवन, ये सही बात है। अब यहाँ पर ये आना चाहिए था, क्या नहीं आना चाहिए, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस नहीं है, तो ये गड़ गया आपका। वाज गिवन ठीक है, वाज गिवन ठीक है, यहाँ पे हैड बीन गिवन आया, ये भी कट गया, मतलब हमारे पास में दो चीजें बची है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर ये जो है ना, तो ये जो हिम को भी आगे ला सकते हैं और इसको भी ला सकते हैं, दोनों तरीके से आप पैसिवाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ही को ला क्या है ना, हिम की बदले यहाँ ही हो गया, ही वॉज गिवन अ बैग बाय अ लेडी मिशनरी, तो ये वाला सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद में ये वाला है जो अगला, ये वाला, तो क्या अ ब्लैक बो वॉज गिवन हिम बाय अ लेडी मिशनरी, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ये भी सही है। चूज द करेक्ट पैसिवाइज कंस्ट्रक्शन फॉर गिवन सेंटेंसेस। ही वॉज गिवन अ ब्लैक बो बाय अ लेडी मिशनरी, बराबर। उसके बाद में अ ब्लैक बो वॉज गिवन हिम बाय अ लेडी मिशनरी। नहीं, दोनों ही बराबर है, दोनों ही सेंटेंस बराबर है, दोनों की ही कंस्ट्रक्शन बराबर है। मतलब हम लोग ही से भी पैसिवाइज कर सकते हैं और ब्लैक बो से भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट है इसमें। तो ही से करा तो हिम हो गया, ही वॉज गिवन अ ब्लैक बो बाय अ लेडी मिशनरी, बराबर है। और अ ब्लैक बो वॉज गिवन हिम बाय अ लेडी मिशनरी, ये भी बराबर है, दोनों ही बराबर है, ये दोनों ही बराबर है। दोनों भी गलती, मतलब हम बोल नहीं सकते कि इसको लेना है उसको नहीं लेना है, नहीं बोल सकते। या फिर आप लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं ये दोनों में से कौन सा सही है, तो आप कमेंट करके बताइए नीचे, ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, इनडायरेक्ट नरेशन करना है हमको, मतलब इनडायरेक्ट करना है। अब यहाँ पे लिख ले, रमेश सेड टू द एस्ट्रोलॉगर व्हेन शाल आई गेट एट हिम, है ना। अब यहाँ पर ये हमको पैसिवाइज करना है। देखो एक्टिव, सॉरी पैसिवाइज बोल रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करना है।
तो देखो डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में क्या करना रहता है उसके बारे में थोड़ी आइडिया देता। डायरेक्ट में क्या रहता, आई सेड, सॉरी ए सेड टू बी, ए सेड टू बी, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा में एक सेंटेंस दिया रहता है फुल स्टॉप। तो हमको क्या करना रहता है इनडायरेक्ट में हमको करना रहता है यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये वाला सेड की जगह रिपोर्टिंग वर्ब एप्रोप्रिएट लेना पड़ता है, पहली चीज चेंज करनी रहती। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे कंजक्शन यूज करना पड़ता है सही तरीके से। और तीसरी चीज यहाँ पे हमको टेंस बदलना पड़ता है, इसका टेंस। तो टेंस कैसा रहता है, यहाँ पर जो टेंस रहता है ना उसका पास्ट फॉर्म यहाँ पे लिखना पड़ता है ना। यहाँ पर आमतौर पे प्रेजेंट टेंस ही रहता है आमतौर पे, तो इसका पास्ट फॉर्म करना पड़ता है यहाँ पे, पास्ट टेंस करना पड़ता है हमेशा। तो ये तीन चीजें हमको देखनी पड़ती है हमेशा। अब ये तीनों चीजें धीरे धीरे करके समझाता मैं। रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लेना पड़ता, कंजक्शन भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लेना पड़ता, और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस रहा तो पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर और भी चीजें छोटी मोटी चेंज करनी, बट इतने में हमारा आंसर आ जाता। तो यहाँ पर ये सवालिया जुमला है तो कंजक्शन है आस्क, है ना। तो पहला आस्क आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा पहले आस्क, क्योंकि सवालिया जुमला रहा तो आस्क लेना पड़ता। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या फिर वर्बल क्वेश्चन हो, सवालिया जुमला रहा आगे तो यहाँ पर आपको आस्क ही लेना पड़ता हमेशा, आस्क लोगर। और अगर डब्ल्यूएच वर्ड रहा तो कंजक्शन वही के वही रहता ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, सब जगह वही है। तो मतलब ये दोनों जगह पर कंजक्शन की जगह पर भी सब सेम है और रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे भी सब सेम है, ये दोनों जगह सब सेम है। अब बातें आती तीसरी टेंस के ऊपर, तो हमको टेंस देखना पड़ेगा इसका कौन सा है। तो देखो यहाँ पर आई शाल गेट है क्या, तो ये शाल का क्या होगा, शुड हो जाएगा, शुड। बट ये आई किसके लिए यूज करेगा यहाँ पे, ये इसके रमेश के लिए, तो रमेश हमारे लिए क्या हो जाएगा, ही। ये शाल आई के हिसाब से है, बट डायरेक्ट में हमको प्रोनाउन भी चेंज करना पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये ही कौन है, ये आई कौन है, रमेश बोल रहा है, बट हमारे लिए रमेश आई नहीं हो सकता, हमारे लिए वो होगा ही। और ही के साथ हम यूज करते विल, और विल का पास फॉर्म रहेगा वुड। तो जहां पर ही वुड लिखा होगा वो प्रॉपर इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पर ये शुड आएगा क्या, नहीं आएगा। अब वुड वाला वुड भी इधर नहीं आना चाहिए, ये क्वेश्चन पैटर्न नहीं रहता, ये नॉर्मल सेंटेंस बनाना पड़ता है हमको इसको। तो ये भी निकल गया, यहाँ पे ऐसा आना है ही वुड, ये वाला। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आमतौर पे ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहते ना, सवालिया जुमला रहते, तो उसको असर्टिव सेंटेंस बनाना पड़ता है ना। यहाँ पर WH वर्ड वाला, मतलब WH वर्ड देगा ऐसा सवालिया जुमला, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देगा, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स देगा। तो इनडायरेक्ट में हमको क्या करना पड़ता है, उसको सादा जुमला असर्टिव सेंटेंस बनाना पड़ता है, असर्टिव। और ये WH वर्ड कंजक्शन की काम करता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये वाला नॉर्मल सेंटेंस वाला आंसर सही रहेगा, क्वेश्चन वाला नहीं रहेगा। यहाँ ये क्वेश्चन का पैटर्न है, यहाँ पर ये वाला है ना, यहाँ पर ये कंजक्शन होगा तो वुड नहीं आना चाहिए, वुड से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट, क्योंकि इसको क्वेश्चन पैटर्न नहीं रखना है हमको, इसको सब नॉर्मल पैटर्न बनाना है, असर्टिव सेंटेंस का पैटर्न बनाना है। तो उसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट पहले रहता है, ऐसा सब्जेक्ट पहले रहता है, और उसके बाद में ये आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। देखो यहाँ पर आपको ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ ये देगा, तो ऐसे में आपको क्या करना रहता है, आपको मतलब ऐसे देगा कि इसको रीअरेंज करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना रहता। तो ऐसे में क्या करने का, ऐसे में इसके नीचे सीधा सीधा अल्फाज लिखने का, डायरेक्ट इसकी तरह अल्फाबेट लिखने के फटाफट, और आंसर निकालने का। बट अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले से शुरू कर देते हैं, तो पहला वाला आमतौर पर सही आंसर नहीं रहता, दूसरा या तीसरा आमतौर पर रहता। तो पहले वाले को इग्नोर करना, दूसरा या तीसरा चेक करना, टाइम बचाने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। तो हम लोग दूसरे को ट्राई करके देखेंगे। दूसरे का यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 7 के नीचे क्या है, तो ये आर है, तो मैं यहाँ छोटा शॉर्ट में लिख रहा आर मेरे समझने के लिए, क्योंकि मुझे देखना है। उसके बाद में 3 के नीचे क्या है, तो एल, ठीक है। उसके बाद 2 के नीचे क्या है, 2 के नीचे है ए, 4 के ऊपर एन, 5 के ऊपर ए, 1 के ऊपर यू, और 6 के टी। तो कोई मीनिंगफुल अल्फाज बना नहीं। वापस आज 3 को चेक करते हैं। 2 के नीचे क्या है, सॉरी 3 वाला चेक करें ना। 2 के ऊपर क्या है, ए, 2 के ऊपर क्या है, ए है। 6 के ऊपर टी, 1 के ऊपर यू, 1 के ऊपर 7 के 7 के नीचे आर, 4 एन, 3
एल, 5 ए। तैयार हुआ? नहीं, नहीं। एक नंबर का ट्राई करते हैं ऊपर का। एन के ऊपर क्या है? 4। उसके बाद में 5 के ऊपर ए, 7 के ऊपर आर, 3 के ऊपर 4 के ऊपर एन, 5 के ऊपर ए, 7 के ऊपर एल, 3 के ऊपर एल, 6 के ऊपर टी, 2 के ऊपर ए, 1 के ऊपर यू। नहीं, चौथे नंबर पे देखना पड़ेगा, ट्राई करें। सारे गलत निकल गए अपने। 4 के ऊपर एन, ठीक है, 2 के ऊपर ए, उसके बाद में 6 के टी, 1 यू, 7 आर, 5 ए, 3 एल, नेचुरल है। इसके 4 नंबर का ही करेक्ट आंसर है। आमतौर पे क्या करता हो, पहला नहीं देता, आमतौर पे देता, ऐसा नहीं कि कंपलसरी ऐसा कि पहला नहीं देता, आमतौर पे दूसरा या तीसरा ज्यादा देता, और यहाँ पे चौथा दिया क्योंकि सब ट्राई करने में टाइम वेस्ट होता। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर है, नेचुरल तैयार हुआ इसमें। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है कुछ। उसके बाद में नेक्स्ट है सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट करना है इसको, सिंपल। अब 2 सेंटेंस दिए, अब ये जो दिया है यहाँ पर, एक ये वाला सेंटेंस है, ही फिनिश हिज वर्क, एंड कंजक्शन है, और यहाँ पर पुट अवे हिज बुक्स। तो ये जो सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस एंड से जुड़े हैं। ठीक है, तो हमको इसको सिंपल सेंटेंस करना है, मतलब एक ही सेंटेंस बनाना है, बट इसका मतलब भी चेंज नहीं होना चाहिए। एक सेंटेंस बनाते टाइम इसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे तरीके हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के, है ना। हम लोग इन्फिनेटिव से बना सकते हैं, V1 से, या फिर हम जीरेंड से बना सकते, ऐसे कर सकते। तो एक सेंटेंस को जीरेंड से या इन्फिनेटिव से शुरू करना पड़ता, तब जाके नॉर्मल सेंटेंस बन सकता। अब डिटेल में समझाना पड़ेगा, इसलिए शॉर्ट में नहीं पढ़ रहा। तो यहाँ पे लिखा हैविंग फिनिशिंग हिज होमवर्क ही पुट अवे हिज बुक्स। तो यहाँ पर क्या किया उसने, हैविंग, है ना, हैविंग फिनिश। तो ये हैविंग फिनिश को इसने जीरेंड बना के इसको नॉर्मल सेंटेंस किया, और ही पुट अवे हिज वर्क, तो ये प्रॉपर तरीके से बनाया उसने जीरेंड बना के। तो ये इसमें गलती मुझे दिख रही नहीं अभी तक, ठीक है। ही फिनिश हिज होमवर्क टू पुट अवे। अब देखो यहाँ पर ही फिनिश हिज होमवर्क टू पुट, तो मतलब उसने अपना काम खत्म क्यों करा, क्योंकि उसको बुक को बाजू रखनी थी, इसलिए काम खत्म करा। तो नहीं, ऐसा नहीं है, उसने अपना काम खत्म करा और फिर किताब बाजू रखी, बाजू रखने के लिए काम खत्म करा, ऐसा नहीं है, इसका मतलब चेंज हो जा रहा। तो आप ये तरीके से नहीं बना सकते, ये गलत हो गया आपका। पुटिंग अवे हिज बुक ही फिनिश, अब पुटिंग अवे हिज बुक ही फिनिश हिज होमवर्क, नो, ही फिनिश हिज होमवर्क, एंड उसके बाद में पुट किया उसमें, इसके मतलब यहाँ पे भी मतलब चेंज हो जा रहा है उसका। और यहाँ पर भी ही पुटिंग अवे टू फिनिशिंग, वही बातें घुमा के, इसलिए आंसर पहला वाला ही है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो इसको समझा पाऊंगा मैं, और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में नहीं कर पा सकता। तो डिटेल में समझा के बताना पड़ेगा कि कैसे इसको करते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस, तो इसको हम लोग देखेंगे आगे। अगला सवाल है यहाँ पे, नेम द अंडरलाइन क्लॉज गिवन सेंटेंसेस, है ना। द हाउस वेयर द एक्सीडेंट ऑक्योर इज, यहाँ पर द हाउस वेयर द एक्सीडेंट ऑक्योर, तो ये जो पूरा फ्रेज है ना, ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है, ये हाउस के बारे में जानकारी दे रहा। और हाउस यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाले को एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। तो इसका आंसर ये है। थोड़ा एक समझा देता साइड में बाजू से। देखो, जब भी यहाँ पर याद रखो, एक सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और बाकी चीजें कॉम्प्लीमेंट मान लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो एक चीज याद रखो, यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पर अगर कोई क्लॉज यूज किया उसने, सब्जेक्ट की जगह पे कोई क्लॉज किया, सब्जेक्ट, और यहाँ पे मेन वर्ब, सब्जेक्ट की जगह पे कोई क्लॉज यूज किया, तो वो नाउन क्लॉज रहता हमेशा, नाउन क्लॉज, ठीक है। और अगर कोई क्लॉज सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा, सब्जेक्ट की जगह पे नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसके बारे में जानकारी देने वाला एक आधी क्लॉज यूज किया उसने यहाँ पे, सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा, और सब्जेक्ट हमेशा क्या रहता, नाउन रहता, सब्जेक्ट हमेशा नाउन रहता, याद रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन रहते, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन रहते। तो सब्जेक्ट की जगह पे लिया मतलब नाउन की जगह पे लिया, इसलिए इसको नाउन क्लॉज बोलते हैं। और सब्जेक्ट वहाँ पे मौजूद है और उसके बारे में कुछ जानकारी देने के लिए कोई क्लॉज यूज किया,
तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पे। अब अगर इस ऑब्जेक्ट की जगह पे भी कोई क्लॉज यूज करा तो भी वो नाउन क्लॉज हो जाता, सब्जेक्ट वर्ब, तो भी वो क्या हो जाता, नाउन क्लॉज हो जाता, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या रहते हैं, नाउन रहते हैं। बट अगर ये ऑब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी देने वाला क्लॉज डाला उसने यहाँ पे, तो ये वापस एडजेक्टिव क्लॉज होता, एडजेक्टिव क्लॉज रहता। और अगर इधर के एक आधी क्लॉज है और जो काय के बारे में बता रहा, वर्ब के बारे में बता रहा है ना, काय के बारे में बता रहा, वर्ब के बारे में बता रहा, इसके बारे में बता रहा, तो तब ये एडवर्ब क्लॉज रहता, एडवर्ब क्लॉज रहता। अगर आप हमारा जुमला गौर से देखेंगे ये वाला, तो इसमें एक्चुअली सेंटेंस क्या है, एक्चुअली द हाउस इज नियर बाय, है ना, द हाउस इज नियर बाय। सेंटेंस कैसा है, हाउस इज नियर बाय। यहाँ पे सेंटेंस कैसा है, द हाउस इज नियर बाय। ठीक है, बट हाउस को इंट्रोड्यूस करने के लिए पूरा जुमला लिखा उसने, कैसा लिखा, द हाउस वेयर। अब ये पूरा जुमला है किसके बारे में बात कर रहा है, वेयर एक्सीडेंट ऑक्योर, एक्सीडेंट ऑक्योर, ऑक्योर। तो ये पूरा जुमला लिखा इज नियर बाय, इज नियर बाय। ठीक है, तो उसने क्या किया, ये हाउस को इंट्रोड्यूस करने के लिए पूरा का पूरा यहाँ पे एक जुमला लिख दिया ये वाला। तो ये जो क्लॉज है सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो ये जो क्लॉज है ना, ये हाउस के बारे में बात कर रहा है, और हाउस यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन रहते हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला ये वाला एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज इसका आंसर है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज इसका आंसर है। ठीक है, चूज द करेक्ट पोजीशन ऑफ डिग्री फॉर द गिवन सेंटेंस। डिग्री का आपको सही स्टेटमेंट पहचानना है। चूज पॉजिटिव डिग्री, आपको पॉजिटिव डिग्री पूछ रहा, पॉजिटिव डिग्री दिया वाला स्टेटमेंट कौन सा है, ये द लॉयन इज मोस्ट, है ना, यहाँ पर इज द मोस्ट, द ईएसटी है, वन ऑफ द ईएसटी नहीं है, द ईएसटी मतलब छोटा ग्रुप, और वन ऑफ द ईएसटी मतलब बड़ा ग्रुप, तो यहाँ छोटा ग्रुप दिया उसने, सुपरलेटिव डिग्री का छोटा ग्रुप दिया, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का छोटा ग्रुप दिया, छोटा ग्रुप दिया। तो हमको पॉजिटिव डिग्री का छोटा ग्रुप चाहिए, पॉजिटिव डिग्री का छोटा ग्रुप चाहिए। पॉजिटिव का छोटा ग्रुप शुरू होता है नो अदर से, नो अदर से शुरू होता है, नो अदर से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नो अदर से शुरू हो रहा क्या, नहीं, ये गया, यहाँ पर नो अदर, यहाँ नो अदर। तो नो अदर एनिमल हमेशा सिंगुलर रहता, तो इसलिए आंसर है नो अदर, मतलब कोई नहीं है, मतलब सिंगुलर है, कोई नहीं है मतलब सिंगुलर रहता हमेशा। तो नो अदर कोई नहीं है तो प्लूरल हो सकता क्या, नहीं आ सकता, इसलिए गया, इसलिए आंसर आपका 3 नंबर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, दोज। तो ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो पहचानना है, तो पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। माय व्यू आर क्वाइट इन अकॉर्डिंग विथ दोज ऑफ द यूनिवर्सिटी कमीशन। दोज, और देखो ये दोज है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव 2-3 चीजें हैं, ये रहता दिस, एक रहा तो दिस, नजदीक रहा, एक नजदीक रहा तो दिस, और एक दूर रहा तो दैट। ठीक है, अगर एक से ज्यादा नजदीक रहे तो दीज, और एक से ज्यादा अगर दूर रहे तो दोज। तो ये सारे दो है, ये जो 4 अल्फाज है ना, ये 2 चीजों में इस्तेमाल होते हैं। कब होते हैं, मतलब दो, इनमें 2 तरीके के, एक तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ऐसे हो सकते। तो इनका यूज सिर्फ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह हो सकता। तो कब क्या होगा, देखो जब भी ये लिखेगा एग्जाम्पल पे, हमने लिखा दोज, अगर दोज के बाद ऑफ आ गया तो कोई ना कोई नाउन आता है यहाँ पे। तो दोज के बाद कभी ऑफ आ गया तो ये प्रोनाउन रहते हैं हमेशा, प्रोनाउन। जैसे दोज ऑफ पेन्स, दोज ऑफ पेन्स, तो ये प्रोनाउन हो जाता हमेशा, प्रोनाउन। ठीक है, अगर इमीडिएटली नाम रहता वहां पे दोज पेन्स, तो ये अब ये केस में ये एडजेक्टिव हो जाता, अब ये एडजेक्टिव हो गया। अगर इनके बाद ऑफ आ गया तो ये प्रोनाउन हो जाते, और अगर इमीडिएटली कोई नाउन आ गया इमीडिएटली तो एडजेक्टिव होते, एडजेक्टिव। अगर ऑफ आ गया बीच में आया तो ये प्रोनाउन हो जाते, प्रोनाउन। अगर ऑफ नहीं, इमीडिएटली कोई नाउन आ गया तो ये फिर एडजेक्टिव हो जाते।
तो हमारे केस में ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ऑफ बाद में आ गया, ऑफ बाद में आ गया। अगर दोज यूनिवर्सिटी रहता, ये नहीं आता, दोज यूनिवर्सिटी आता तो ये एडजेक्टिव हो जाता। तो अभी यहाँ पे ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई टेंस, टेंस आइडेंटिफाई करना है हमारे को। तो यहाँ लिखे ले हैज बीन इन्फेक्टेड, हैज बीन इन्फेक्टेड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ना। टू बी के फॉर्म और V3 जब भी आता पैसिव वॉइस रहता, तो पैसिव वॉइस का परफेक्ट टेंस है, पैसिव वॉइस का परफेक्ट टेंस है, पैसिव वॉइस का परफेक्ट टेंस है। अब पैसिव वॉइस का कौन सा परफेक्ट टेंस है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हाँ, याद रखो। कुछ कुछ को लग रहा होगा कि सर बिन आ गया है, तो मतलब अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जिसको पता है उसको समझ में आ रहा होगा इसका आंसर क्या है। परफेक्ट टेंस है, पैसिव वॉइस का परफेक्ट टेंस है। हैज बीन, यहाँ पे आईएनजी आता, आईएनजी आता तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता, आईएनजी आता तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता। ये पैसिव वॉइस का परफेक्ट टेंस है, याद रखो। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूरा समझाना पड़ेगा जब समझ में आएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज वर्ड नियर मीनिंग ऑफ द वर्ड। असिमिलेट करना मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, असिमिलेट कर लेना मतलब एब्जॉर्ब कर लेना। जैसे हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पानी को असिमिलेट कर लेती, खींच लेती, एब्जॉर्ब करना बोलते हैं। जो रूट्स है, पौधों की जो रूट्स है वो पानी को जमीन में से एब्जॉर्ब कर लेती, असिमिलेट कर लेती। असिमिलेट कर लेना मतलब जज्ब कर लेना, असिमिलेट कर लेना मतलब जज्ब कर लेना, जज्ब कर लेना, और उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अरेंज करना आपको मालूम है, रिसीव करना मालूम है। असेंबली मतलब जमा होना, असेंबल होना मतलब जमा होना, असेंबल मतलब जमा होना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट मतलब है एब्जॉर्ब। डर्थ का मतलब होता है, ये क्या बड़ा अपोजिट बोल रहा ना, डर्थ का मतलब होता है ये, डर्थ मतलब स्केरसिटी, ये वाला उसका समानार्थी शब्द है स्केरसिटी। डर्थ मतलब चीज की कमी पड़ना, कमी, कमतरता, मतलब वो कम होना, उसको बोलते हैं डर्थ। और अबंडेंस, अबंडेंस मतलब भरपूर, समृद्ध, खूब। तो अपोजिट क्या है फिर इसका? ये वाला है, वो उसका सिनोनिम्स है। स्केरसिटी सिनोनिम्स है किसका? डर्थ का। ठीक है, डिफिशियंसी मतलब कमी को बोलते हैं। और एक्स्ट्राविजेंस मतलब, एक्स्ट्राविजेंस मतलब महंगा, एक्स्ट्राविजेंस मतलब महंगा, इसका मतलब होता है महंगा। एक्स्ट्राविजन मतलब महंगा, और एक्स्ट्राविजेंट मतलब खर्चा करने वाले को बोलते हैं एक्स्ट्राविजेंट, खर्चालू। ठीक है, उसके बाद में अगला है सुटेबल वन वर्ड, सुटेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चूज करना है हमारे को। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स और गॉड्स, जो खुदा में या भगवान में विश्वास नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एथिस्ट, उसको बोलते हैं एथिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब मानववादी, इंसानवादी है ना, मानववादी, जो इंसानों के प्रति हमदर्दी रखता है उसको बोलते हैं फिलंथ्रोपिक। दयावान, जिसको हमदर्दी रहती उसको बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट। ठीक है, जो अपना पैसा माल लोगों की भलाई के लिए करता या भलाई के लिए सोचता, दैट इज कॉल्ड फिलंथ्रोपिस्ट। फिलाटेलिस्ट मतलब जो पोस्ट के टिकट जमा करता ना उसको बोलते हैं, पोस्टल टिकट जमा करता ना, कलेक्शन करता उसको बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट। ठीक है, रैशनल मतलब, रैशनल है, लिबरल, रैशनल, रैशनल वो जो हर चीज को, कोई भी किसने कुछ भी बताया या बोला तो उसको वैसे कि वैसे नहीं मानता, उस पर अपना दिमाग इस्तेमाल करता और देखता ये सही है कि गलत है तब मानता। रैशनल वो जो हर चीज को गहराई से देखते हैं, किसी ने बोला या दिखाया तो इमीडिएटली मानते नहीं, वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करते और उस पर सोचते कि ये पॉसिबल है क्या, तो उसको उसको सोच समझ कर मानते, ऐसा किसका कुछ भी नहीं मान लेते, उसको बोलते हैं रैशनल। रैशनल जिसको दिमाग है, बुद्धि दी है, खुदा ने अकल दी है, तो उन लोगों को बोलते हैं रैशनल। और जो जिनको बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, उसको बोलते फिर क्या बोलते देख लो आप। ठीक है, तो हमारा आंसर अभी का क्या आंसर है? ये वाला आंसर है इसका, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है टेस्ट। उसके बाद में अक्यूज डैश टू अपील जज फॉर मर्सी, अपील करना पड़ता। अक्यूज क्या करता? अपील करता दया के लिए, अपील। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। कल नए टॉपिक से पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों की शुरू करूंगा। पहले बोला था मैं कंटिन्यू करूंगा, पर बहुत बिजी हो गया क्लास में, टाइम ही नहीं मिला। अब शुरू कर रहा, प्रॉमिस नहीं करता बट कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट शेयर करो, लाइक वाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, सब करो। ठीक है, और फिर बने रहो, मिलते जल्दी अगली बार नेक्स्ट टाइम।
तब तक के लिए बाय बाय।